एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस लेक्चर में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रिया। तो देखिए, आयनिक इक्विलिब्रिया आपके एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का काफी स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, तो आप इजीली यहाँ पर आपके मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आयनिक इक्विलिब्रिया से देखिए, यहाँ पर आपको आज के इस सेशन में हम आयनिक इक्विलिब्रिया के डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेफिनेशन किस तरीके से एग्जामिनेशन में आपको दिया जाएगा, देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछा जाएगा। देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसको किस सिंबल से डिनोट करा जाता है। देन लुईस एसिड, लुईस बेस क्या होते हैं। देन एरेनियस एसिड्स एंड एरेनियस बेसिस क्या होते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आज के सेशन में हमने कवर करा है। बहुत सिंपल एंड बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, इसीलिए एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो क्विकली मैं आपको बता दूं, एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली प्रोवाइड करेंगे। डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं। देन उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 50 प्लस से भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सारे टेस्ट सीरीज देखने मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप की एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। देन आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स होंगे। इतना सिंपल आपको आप अगर इंटरनेट से देखते हो तो इतना सिंपल आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती है, जिससे कि आपको रीड आउट करने में डिफिकल्टी आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन हमारे नोट्स अगर आप एक बारी भी रीड करते हो तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स की हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको आपकी एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप हमारे जो दिए गए नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप इजीली हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, एमएचबीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द The equilibrium between ions and unionized molecules is called ionic equilibrium। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें बताना है कि जो डेफिनेशन है ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट डेफिनेशन है। तो देखिए, यहाँ पर हमें आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दी गई है, जो कि एक करेक्ट डेफिनेशन है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो ओवरऑल हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये जो डेफिनेशन दी गई है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम आयंस के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आयंस क्या होते हैं? आयन सबसे पहले हम देखते हैं आयंस क्या होते हैं। जो हमारे एटम्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर एक नेट चार्ज हो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज है आयंस के ऊपर, मतलब यहाँ पर आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस टाइप के ओवरऑल अगर हम बात करें, जिस भी एटम या मॉलिक्यूल में जो नेट चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो उसे आयंस कहा जाता है। अब देखिए, आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम जैसे कि अगर हम देखें कोई रिएक्शन वगैरह देखते हैं हम जनरली, तो हम ऐसे डबल एरो देखते हैं, यानी कि कुछ हमारा जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बन रहा है और कुछ समय बाद फिर से जो हमारा रिएक्टेंट है ये फॉर्म हो रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो यही होता है आयंस का इक्विलिब्रियम। तो ये जो डेफिनेशन है ये करेक्ट डेफिनेशन है आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, CH3COOH
रिवर्सिबल CH3COO माइनस प्लस H प्लस इज इन। तो देखिए यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दी गई है और हमें बताना है ये रिएक्शन किस इक्विलिब्रियम में होती है, आयनिक, केमिकल, डायनेमिक या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले देखिए हमें जो रिएक्शन दी गई है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, राइट साइड में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है CH3COOH, ये एक केमिकल फॉर्मूला आपको दिया गया है, एसिटिक एसिड या फिर जिसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। और जब हम इसको वाटर में डाल दें, अगर हम एसिटिक एसिड को वाटर में डाल देंगे तो ये कुछ इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा, CH3COO माइनस, यानी कि यहाँ पर ये बन रहा है एसिटेट आयन एंड यहाँ पर हमें H प्लस आयन मिल रहा है। तो देखिए आयंस का यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है, आयंस फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जब भी आयंस की बात हो, कोई भी मॉलिक्यूल उसके अंदर एक नेट चार्ज हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आयंस ब्रेक होते हैं, तो डिसोसिएट होते हैं। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये जो आपको एग्जांपल दी गई है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल दी गई है। इस तरीके से आयंस का डिसोसिएट आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में देखने मिलता है। अगेन जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, रिमेनिंग केमिकल, डायनेमिक, फिजिकल, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन हम एक एक बारी देख लेंगे कि ये सारे टर्म्स होते क्या है। तो सबसे पहले अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, केमिकल इक्विलिब्रियम में सिंपल ये होता है, हमें रिवर्सिबल रिएक्शन देखने मिलता है जिसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बराबर होता है आपके रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। देन उसके बाद आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस सेम रेट पर, सेम टाइम पर आपको बहुत सारे प्रोसेस, अपोजिंग जो प्रोसेस है एक ही टाइम पर होते रहते हैं और हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस जो है कंटिन्यू होते रहता है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्लोज कंटेनर ले रहे हो और उसमें आप वाटर का इवेपोरेशन देख रहे हो फ्रॉम लिक्विड, और जो कि बैलेंस करा जा रहा है अगेन बाय वाटर वेपर, और उसके बाद अगेन फिर से हमें कंडेंसेशन देखने मिलता है और फिर वो लिक्विड में चला जा रहा है। तो इस तरीके से कंटिन्यूस हर एक प्रोसेस इंडिविजुअली होते रहता है। तो ये होता है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो आपका सिस्टम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट होती है, बिकॉज जो अपोजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है या फिर अपोजिंग फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब आपका सेम रेट में एक ही साथ सब चलते रहता है, जिसकी वजह से आपको सिस्टम में कोई भी चेंजेस देखने नहीं मिलते। तो ये होता है आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर देखिए आयंस के बारे में, आयंस हमें आयंस देखने मिल रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। जो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है हमें क्लियर, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में जब ब्रेक हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो आयंस की बात हो रही है, दैट मीन्स ये आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आयनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, Which of the following may not be a strong electrolyte? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले क्या होता है, उसके लिए आपको उसकी डेफिनेशन देखना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट को या फिर जिस भी हम कंपाउंड को हम अगर वाटर में डिसॉल्व कर दे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिएगा यहाँ पर डेफिनेशन भी दी गई है, आप इसे एक बार रीड कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन एन एक्वियस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आप कोई भी सॉल्यूशन में इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को डाल दो जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले ऑप्शन ए हम देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है आपका, HCl। तो HCl को अगर हम डिसोसिएट करें तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है H प्लस और Cl माइनस आयंस में। HCl को अगर आप कोई वाटर में ही डाल दो तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है H प्लस Cl माइनस, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। उसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका, H2SO4। H2SO4 को भी अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें या फिर कोई सोल्यूशन में डाल दे तो किस तरीके से यहाँ पर इनके आयंस बनते हैं, यहाँ पर देखिए H प्लस प्लस ऑफ SO4 2 माइनस, यानी कि अगेन ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। देन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है आपका HNO3। HNO3 को भी अगर हम कोई लिक्विड में डाल दे या फिर वाटर में डिसॉल्व कर दे तो ये H प्लस प्लस NO3 माइनस, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड
सब में हम देख रहे हैं तो ये जो सारे इलेक्ट्रोलाइट है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, अगर हम इसका देखें तो हमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन देखने मिलती है, यानी कि CH3COO- प्लस H प्लस, यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, कुछ समय तक होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये डबल हेडेड एरो का मतलब है, फर्स्ट एरो का मतलब है यहाँ पर रिएक्टेंट से तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जो प्रोडक्ट हमें मिला है उससे फिर से रिएक्टेंट बन रहा है, यानी कि यहाँ पर एक कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका एसिटिक एसिड है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is a weak electrolyte? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा कंपाउंड होगा दिए गए ऑप्शन में से। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट देखिए आपका ये होगा आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH, जब हम इसे किसी सोल्यूशन में या फिर वाटर के साथ ही हम रिएक्ट करें तो ये कुछ इस तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि CH3COO एक एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन कुछ इस तरीके से दे देता है, लेकिन कुछ देर बाद ये फिर से ये रिएक्टेंट बना लेगा, तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वेरास अगर हम सारे ऑप्शंस की बात करें, सोडियम क्लोराइड, तो ये कुछ इस तरीके से Na प्लस प्लस Cl से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा किसी भी सोल्यूशन में जाने के बाद। उसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस Cl-, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी K प्लस प्लस OH-, इस तरीके से कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं लेकिन फिर से वो रिएक्टेंट में फॉर्म हो जाते हैं, तो इस ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड ये एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, The degree of dissociation is defined as the fraction of solute molecules that dissociate into ions when dissolved in a solvent. तो देखिए यहाँ पर हमें एक तरीके से डेफिनेशन दी गई है, हमें बताना है कि डेफिनेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें डेफिनेशन दी गई है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो ये डेफिनेशन आपकी एक करेक्ट डेफिनेशन है, यानी कि आंसर है आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये होता क्या है, उसकी बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे अल्फा से डिनोट करा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और अगर आपको परसेंट डिसोसिएशन निकालने का है तो पहले आपको अल्फा निकालना है और जो भी वैल्यू आ जाएगी आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की उसको बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। क्लियर। अब देखिए हम डिटेल में समझते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। बहुत सिंपल है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली एक फ्रैक्शन बताता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो डिसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कोई रिएक्शन हो रही है आपकी, कोई यहाँ पर रिएक्टेंट है आपका और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर आपके रिएक्टेंट में यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता होगा कि इतने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और इतने टोटल में से प्रोडक्ट में इतने डिसोसिएट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अल्फा लिखे यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएशन यानी कि कितने मॉलिक्यूल आपके डिसोसिएट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, कितने डिसोसिएट हो रहे हैं ये आपका न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कितने टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितने आयंस जो है डिसोसिएट हो रहे हैं, बस उसका आपको एक फ्रैक्शन लेना है। तो वही होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेरी सिंपल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू, ये करेक्ट डेफिनेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू क्या होगी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो जैसे कि आप सभी को पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो हम कोई सोल्यूशन में डालने के बाद या फिर मान लीजिए बेस्ट एग्जांपल आप वाटर में कुछ डाल रहे हो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो इन सबको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ये ऑलवेज इक्वल टू आपको 1 देखने मिलता है। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ molecules which dissociate into constituent ion and it is represented by symbol alpha। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम सभी को पता है कि कितना टोटल आपका कितने नंबर ऑफ
आपके टोटल जो मॉलिक्यूल्स है उनमें से कितने आपके डिसोसिएट हो रहे हैं, जो कि एक फ्रैक्शन देता है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो डिसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल में से कितना आपका डिसोसिएट हो रहा है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बताता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू आपकी ऑलवेज जो है ये 1 होगी। इतना याद रखना है आपको। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का पूछा जाए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये 0 होगी, ठीक है, 0 होगी या फिर लेस देन 1 होगी, लेकिन ग्रेटर देन 1 ये किसी की नहीं होती, इसका बस आपको ध्यान रखना है। लेस देन 1 या फिर 0 वीक इलेक्ट्रोलाइट के, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू है ये ऑलवेज आपको 1 देखने मिलेंगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट, Which of the following is considered an Arrhenius acid? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक Arrhenius acid कंसिडर करेंगे, जिसे हम जो कि एक Arrhenius acid कंपाउंड है। तो Arrhenius acid क्या होता है, याद रखिएगा Arrhenius कॉन्सेप्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है Arrhenius acid और एक होता है Arrhenius बेस, ठीक है, एसिड भी होता है और बेस भी होता है। एरेनियस एसिड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसे अगर हम पानी में डाल दें तो तुरंत वो H+ आयंस डोनेट कर दे। तो यहाँ पर ऐसा कंपाउंड जिसे हम एक एरेनियस एसिड कंसिडर करेंगे वो होगा हमारा HCl, बिकॉज जैसे ही हम HCl को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे यहाँ पर ये H+ जो है ये रिलीज कर देगा, ठीक है, H+ आयंस इजिली यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे कंपाउंड जो कि पानी में डालने के बाद डायरेक्टली हमें H+ आयंस दे या फिर H+ आयंस या फिर H+ डोनेट कर दे, तो ऐसे ऐसे को हम कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एरेनियस एसिड। तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अभी देखिए हमने एरेनियस एसिड देखा। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू एरेनियस डेफिनेशन What ion is produced when base dissolve in water? जब भी हम कोई बेसिक कंपाउंड को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर के साथ, तो उस केस में अकॉर्डिंग टू अरेनियस डेफिनेशन हमें क्या देखने मिलेगा, OH- आयंस हमें फॉर्म होते हुए देखने मिलेगा। अगर अरेनियस एसिड फॉर्म है, अगर हम कोई भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करें और उस केस में हमें H+ आयंस देखने मिले तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे अरेनियस एसिड वाला कंपाउंड, ठीक है। और अगर ऐसे आयंस जो कि वाटर में जाने के बाद डिसॉल्व होने के बाद OH- दे तो उस तरीके से अकॉर्डिंग टू अरेनियस डेफिनेशन उसे हम कहेंगे अरेनियस बेस। तो यहाँ पर क्योंकि बेस की बात हो रही है यहाँ पर, बेस डिसॉल्व कर रहे हैं अगर हम वाटर में तो हमें OH- आयंस देखने मिलते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी OH-, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शंस में और दिए गए कंपाउंड में से कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एक लुईस एसिड है। तो देखिए लुईस एसिड होता क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए सो दैट आप करेक्ट आंसर फिर मार्क कर सकते हो। तो लुईस एसिड होता है ऐसे कंपाउंड जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो कंपाउंड एक्सेप्ट करे उसे हम कहते हैं लुईस एसिड। और लुईस एसिड के कुछ एग्जांपल जैसे कि BF3, AlCl3, NbCl3, तो ये सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी BF3। यहाँ पर जो BF3 है या यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, Which of the following is a Lewis base? तो देखिए लुईस एसिड हमने देखा जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है। अब लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस बेस ऐसे मॉलिक्यूल या फिर ऐसे कंपाउंड जो कि लोन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ये डोनेट करते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड और ऐसे मॉलिक्यूल जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो उसे हम कहते हैं लुईस बेस। अब जैसे कि अगर हम अमोनिया के केस में देखें NH3 यहाँ पर ये आपका एक लुईस बेस है। अगर हम अमोनिया को देखें जिसमें नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लोन पेयर होता है, तो यहाँ पर ये जो है इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट कर देता है, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं लुईस बेस जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी
NH3। बहुत सिंपल है। लुईस एसिड और लुईस बेस पे आपको कंपलसरी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन देखने मिलता है, तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल एंड बहुत इजी है। तो यहाँ पर लुईस एसिड एंड लुईस बेस, तो इस क्वेश्चन में हमें लुईस बेस पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी NH3, जो कि इजीली अपना जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देता है। ठीक है, सो दैट्स इट। अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड गुड लक।